बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है जमा तफरीक और मैं हूं अमजद इकबाल। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नवाज़ मिन्हाज साहब। नवाज़ मिन्हाज साहब लोगों को मशवरे देते हैं, लोगों को गाइड भी करते हैं, उनकी मदद करते हैं। अगर किसी ने बैरून मुल्क जाना है, वहाँ पे नौकरी करनी है, वहाँ पे पढ़ने के लिए जाना है, वहाँ पे इमिग्रेशन चाहिए, वहाँ पे जो भी उनके ये मसाइल हैं उनकी सलूशन है इनके पास है क्या क्या। आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और इनसे पूछते हैं कि अगर किसी ने दूसरे मुल्क में जाना है तो उसको क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नवाज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अमजद भैया, पहले तो वेलकम, आप शो में तशरीफ़ लाए और ये बताइएगा कि मैं जाना चाहता हूँ किसी दूसरे मुल्क में, मुझे बुनियादी तौर पर किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? देखिए सबसे पहले तो अमजद भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सिलेक्ट किया इस इंटरव्यू के लिए, और मैं आपके साउथ एशिया चैनल की बड़ा मशहूर हूँ जिन्होंने इस काबिल समझा और मुझे बुलाया, उसके लिए आपका थैंक यू वेरी मच। वेलकम। देखिए मुझे कंसल्टेंसी करते हुए वीज़ा की ना तकरीबन 42 ईयर्स हो गए। गुड, ज़बरदस्त। इस काम में प्रैक्टिकल करते हुए तो डिपेंड करता है बंदे के बजट के ऊपर, बंदे की क्वालिफिकेशन के ऊपर, बंदे के स्किल के ऊपर कि किस तरह का उसका स्किल्ड है और उसने कहाँ जाना है। ठीक है। फिर वो जब मुझे बताता है कि ये मेरे पास बजट जो है ना, ये सऊदीया, दुबई का या गल्फ़ का किसी भी कंट्री का बजट है, वो बजट आ जाता है 5 से 6 लाख 7 लाख के दरमियान। फिर उसके मुताबिक हम उसको गाइड करते हैं कि बेटा हमारे पास ये वीज़ा वर्क परमिट की शक्ल में मौजूद है, इसमें अगर आप जाना चाहते हो तो इसमें चले जाओ। तो उसके अलावा ये जो है कंसल्टेंसी हम करते हैं स्टडी वीज़ा की, वर्क वीज़ा की, वो उसमें अमेरिका का भी आता है, कनाडा का भी आता है, यूरोप के भी ममालिक आते हैं, ऑस्ट्रेलिया आता है। उसमें अगर मेडिकल में कोई जाता है तो उसकी तो करोड़ों में फीसिस होती हैं। अच्छा, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी की फीसिस जो यस 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 ठीक है, उसकी एजुकेशन फीसिस होती हैं। वो उसके मुताबिक उसका बजट हम बना के दे देते हैं मेडिकल का, या उसका जो उसने अगर मेडिकल के अलावा जाना है किसी और कोर्स में तो उसमें हम उसको करवा देते हैं। बिल्कुल ठीक। वो बजट पूरी फिजिबिलिटी बना के उसको हम आगे रख देते हैं। वो फिर अपना बजट देखते हैं कि मैंने मेडिकल में जाना है या मैंने इसमें जाना है, ओनली एजुकेशन में जाना है। वो जैसे फिर कहते हैं उसके मुताबिक हम उसका काम कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो लोग, एक तो ये स्टूडेंट्स के हवाले से आपने कहा ना, चलें इसी पे आप आगे बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स इस वक्त, चूँकि बहुत रश होगा इस वक्त, तो लोग बहुत ज़्यादा, हम एक अक्सर सुनते हैं कि जी कि हर स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं चला जाऊँ, किसी दूसरे मुल्क में चला जाऊँ। तो क्या वाकई यही रुझान है या कोई ये कोई सिर्फ कहने की हद तक डिपेंड? देखें, अगर आप एजुकेशन लेवल देखें तो पाकिस्तान चंद 1 2 4 5 ममालिकों में एक पाकिस्तान ममालिक आता है जिसका एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है। अच्छा, गुड। हमारे जो बच्चे बाहर जाते हैं उनका मेन पर्पज़ एजुकेशन ही होता है। मेन पर्पज़ ये होता है कि वहाँ पे जाके हमें रेजिडेंस मिल जाए परमानेंट, और हम अपने पेरेंट्स को और दूसरी जो हमारी बहन भाई हैं उनको फैसिलिटेट कर सकें। ठीक है। ये जाते हैं स्टडी वीज़ा प्लस जॉब। ठीक है। ठीक है। वहाँ पे जाके ये सबसे पहले उन्होंने पूछना था हमसे कि उसमें वहाँ पे जो जॉब मिलेगी उसमें हमें सैलरी कितनी मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। पाकिस्तान के हालात क्या इस वक्त चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, वो आपको भी पता है। ठीक है, हमको भी पता है क्योंकि हम कंसल्टेंसी का काम है, हमें पता है जब पाकिस्तान के हालात ख़राब होते हैं लोगों की क्या पोजीशन होती है। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात है ना, पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर कोई भी कंट्री आपको वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं है। दुबई ने आपको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, गल्फ़ में सऊदीया ने आपको लेटर भेज दिया हुआ है कि अगर आप लोगों ने अपने जो ये आपके मांगने वाले भिखारी लोग होते हैं इनको ना रोका तो मैं पूरे पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। ठीक है। 25,000 भिखारी आपका सऊदीया में पकड़ा गया उम्रे के वीज़े के ऊपर जाके मांगता हुआ, जो इस वक्त जेलों में पड़ा हुआ है। ठीक है। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि हमें कोई भी मुल्क वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं है। ये तो हमारी अपनी ये हरकतें हैं ना जिनकी वजह से मैं पॉपुलेशन की बात से बात कर रहा हूँ ना, जाते ही यहाँ से उम्रा करने हैं और पाकिस्तानी की बदनामी का वो बाइस बनते हैं, और उनकी वजह से हमारी जो है ना ये जो होती है ना पॉपुलैरिटी, वो सारी सर ख़राब हो जाती है। तो हमें बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। जहाँ पे पाकिस्तानी पासपोर्ट जाएगा वहाँ पे वो आपको साइड पे लगा लेंगे। सही सही। कि ये पाकिस्तानी या तो ये फड्डा करेगा या ये किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। सारी आपकी फिर स्पेसिफिकेशन चेक करती हैं, पूरा आपका पाँव से लेकर सर तक आपको एक एक चीज़ चेक करती हैं कि ये पाकिस्तान से है। ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है पूरी दुनिया के अंदर सारी। अमेरिका जाए, आपके प्राइम मिनिस्टर के उन्होंने कपड़े उतरवा दिए थे। अब प्राइम मिनिस्टर हो, उसके कपड़े उतरवा दिए जाएं तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पे भी ऊपर भी जो है ना उसके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक उसको उस स्पेसिफिकेशन निकाला। उसको ये नहीं कहा कि ये यार इसको प्रोटोकॉल देके इसको निकाल दें, चेक करके उसकी पूरी मशीनरी से उसको स्कैन करके बाहर। अच्छी बात नहीं है सर, हमें भी करना चाहिए ये।
अच्छी बात तो तब होना कि उनका प्राइम मिनिस्टर जब पाकिस्तान आए तो हम उसके इसी तरह कपड़े उतारें और इसी तरह उसको नंगा करें और उसको स्कैनर मशीन से निकालें, फिर उसको पता चले। हम क्या करते हैं, जब उनका प्राइम मिनिस्टर आता है तो पूरा एयरपोर्ट क्या पूरा पाकिस्तान जाम हुआ होता है, उनके अपने चार्टर्ड तैयारी होती हैं, पूरे ऐसे VIP तरीके से वो आते हैं, VIP तरीके से आगे गाड़ियों में बैठती हैं और सीधे यूएनओ से गाड़ियों में बैठ के सीधे अपने कॉन्सुलेट में चले जाती हैं वो। ठीक है, हम उनको अपनी पलकों में बिठाते हैं और वो लोग हमें जो है ना, हमें इस तरह देखना आप दो चीज़ें हैं ना, एक तो आपने जो अपनी पाकिस्तानियों की हरकतें बताई हैं, यहाँ से हम जाते हैं उम्रा करने के लिए, यहाँ जाते हैं हज करने के लिए, वहाँ जाके हम भीख मांगना शुरू कर देते हैं या किसी दूसरी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हो जाते हैं, तो कौन हमें घुसने देगा? इसमें किसी की जो सरकारी पॉलिसी को तो आप इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते ना इस तरह से कि आप जाना चाहते हैं उम्रा के लिए, आपको कहेंगे आप वहाँ जाके भीख नहीं मांगेंगे। अब वो किसी की नीयत का किसको क्या पता है, वो तो हमारी नीयत के ऊपर है ना कि हम जाके करते क्या है। फिर हम गिला करते हैं कि जी कि हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए। हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत का क्या काम है सर? हुकूमत की वजह से ये सारे हालात हमारे लिए पैदा हुए हैं। अच्छा, हुकूमत की पॉलिसी इतनी नाकस होती हैं। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। 2012 के अंदर वहाँ मलेशिया के अंदर मलेशिया ने वीज़े ओपन किए। उन्होंने कहा जितने इलीगल लोग हैं वो अपना फिंगरप्रिंट चले करवा लें, बिल्कुल ठीक है, वीज़ा ले लें। वो वहाँ से वाजपेयी आता है, वहाँ पे चाइना चौक में बैठता है उनके, ठीक है, बैठ के वहाँ पे धरना रख लेता है, कह रहा है मेरे जितने यहाँ पे बंदे इनलीगल बैठे हैं, कई सालों से बैठे हैं, उनको जब तक तुम लीगलाइज नहीं करोगे तब तक मैं तुम लोगों को यहाँ से नहीं उठूंगा और अपने बंदों को लीगलाइज करा के, क्योंकि इनकी बीवी इनके बच्चे वहाँ पे जवान हो चुके हैं, बीवियाँ बुढ़ी, ये डर के नहीं जाते वापस हम नहीं बच्चों के लिए पैसे नहीं कमा सकेंगे, वापस नहीं आ सकेंगे क्योंकि हम ये ब्लैकलिस्ट कर। उस बंदे ने क्या किया, वाजपेयी ने जो प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का, सारे बंदों को लीगलाइज करवा के अपने बंदों के फिंगरप्रिंट करवा के उनको वापस भेजा, फिर वापस वो लीगल तरीके से आए वापस। ठीक है, हमारे उसी दौरान यहाँ से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे, वो यहाँ से जाते हैं पाकिस्तान से और वो कहते हैं जी ये लोग पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं, इन लोगों को जेलों में डालो, इनको सजाएं दो और इनको लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट करो और इनको वापस भेजो। हज़ारों की तादाद में आपके चार्टर तैयारे वहाँ से भर के इनलीगल। कब की बात आप? ये सर 2012 की बात आपको बता रहा हूँ मैं। मैं वहाँ मौजूद, मैं खुद मौजूद था वहाँ। कितने तैयारे आए थे तकरीबन? जी, कितने तैयारे आए थे वो? उस वक्त तो सैकड़ों तैयारी आए थे। और मैं आगे चलता ना, मैं ये लाइव बता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड है सर। अभी आप गूगल सर्च करें, आप रिकॉर्ड अपना उसका उठाएं जब वो प्राइम मिनिस्टर था यूसुफ रज़ा गिलानी। ठीक है, नहीं ये हुआ था, उन्होंने ऑफर की थी कि आप अपना करवाएं और बहुत सारे लोगों ने करवाया था, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया था। मैं ये सारी चीजें, लेकिन उसकी मेहरबानी आपको इंडिया के वाजपेयी की थी, इनकी नहीं थी। इन्होंने कहा था जितने इलीगल है सबको ब्लैक लिस्ट करके उन्होंने, उनकी वजह से हमें भी यस, उनकी वजह से हमें प्रोटेक्शन मिल गई और उनकी मेहरबानी थी और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें ब्लैक लिस्ट करवाया। मैं इसकी आपको पढ़ा लिखा जवाब देता हूँ ना इस बात का। इसी तरह हमारे यूनान में बंदे गए, हमारे वहाँ पे जर्मन में बंदे गए। भुट्टो साहब के दौर की बात बता रहा हूँ, उन्होंने बंदे गिरफ्तार किए, उनके बंदे वापस भेज रहा हूँ। आपके ये जो बंदे हमने पकड़े हैं, ये बंदे सारे आपके वापस भेज रहा हूँ। ये बंदे इलीगल हमारे पास आए हुए हैं, एक्टिविटी से लीगल तरीके से भेजो। उसने बोला, भुट्टो साहब ने पता किया कि ये तारीख की बातें आपको बता रहा हूँ, मैं जितनी बातें करूँगा तारीखी करूँगा, लॉजिकली करूँगा। भुट्टो साहब ने क्या किया, उसने बोला अभी रुक जाए, हमें 2 महीने का टाइम चाहिए, 3 महीने का। भुट्टो साहब ने कहा जी हम फांसी घाट बना रहे हैं क्योंकि ये लोग तो टेररिस्ट हैं, इनको अपने आते ही फांसी दे देनी है। अच्छा, फांसी घाट बनाए, उनकी बना के पिक्स बना के वो सारी सेंड की। अच्छा, जर्मन उनकी कॉन्सुलेट को, जर्मन गवर्नमेंट को। जर्मन गवर्नमेंट की यार ये कितने खतरनाक लोग, इन्होंने तो बंदे मार देने हैं। जितने बंदे जर्मन में बैठे हुए थे सर, सबको उन्होंने नेशनलिटी दे दी। ये तारीख उठा के देख रहे हैं, ये भुट्टो साहब के कारनामे थे। भुट्टो साहब ने शाह फैसल को बुलाया, उसको कच्ची बादियों में लेके गया। ठीक है, भुट्टो साहब ने कहा तुम किस किस्म के यार हो यार, ये देखो मेरी पॉपुलेशन कितने गरीब लोग हैं, इनके पास खाने के लिए भी सही नहीं, कपड़े सही पहनने के लिए, इनको बाहर बुलाओ। तुम उधर से बुलाते हो, इंडिया से बुलाते हो, नेपाल से बुलाते हो, बंगाली को बुलाते हो, तो इधर से तुम क्यों नहीं, पाकिस्तान क्यों नहीं बुलाते? जनाब भुट्टो साहब के यह किरदार था कि आज मैं अगर ये पहन के बैठूँ ना वूल का सूट, तो ये सब मेहरबानी भुट्टो साहब की थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जितना बंदा जैसे भेज सकते हो तो वहाँ भेजो, जितने बंदे तुम्हारे वहाँ पे इनलीगल एक्टिविटी में उनको भी मैं लीगल करता हूँ। ये होते हैं लोग पाकिस्तान को इकॉनमी को बढ़ाने वाले। और उसके बाद जो हमारे हुक्मरान आए वो भी आप चूँकि इतने बड़े मोटिवेटर हैं, आपको तो सारी हिस्ट्री का पता है। ये पॉलिसियाँ बनाती है हमारी गवर्नमेंटें, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट बनाती है। अब जब वो ही मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है तो ये ठेकेदारी निज़ाम है सर जी। टेंडर भरना है,
किसी ने आके अच्छा, वो चले, टेंडर भर के वो बैठ गया। फिर और ये बात हमारी दूसरी तरफ उसकी निकल सजा जाएगी। मिलती सर, उसकी जी, सजा जी। मिलती है पॉपुलेशन को। हाँ, हाँ। मेरे 5 बेटे हैं, मेरी सबसे पहली फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश होगी मैं इनको पाकिस्तान से बाहर निकालूं। जब पाकिस्तान की फैसिलिटियां मुझे अच्छी मिलेंगी तो मैं क्यों बच्चों को बाहर भेजूंगा, पढ़ने के लिए क्यों भेजूंगा, बच्चों को काम के लिए क्यों भेजूंगा। यहीं पे हमें फैसिलिटेट कर दें। महंगाई इतनी हो चुकी है सर, दुनिया 30,000 पासपोर्ट की पूरे पाकिस्तान में कैपेसिटी है तैयार होने की, कि मशीनें जो होती हैं ठीक, 30,000 ठीक, पासपोर्ट एक दिन में तैयार करती हैं, ठीक है। और आपके पासपोर्ट कितना पूरे पाकिस्तान में जमा हो रहा है, 6.5 लाख पासपोर्ट आपका डेली जमा हो रहा है बनवाने वाले लोगों का। इतनी लाइन लगी है, किसी को 6 महीने का टाइम मिल रहा है, किसी को साल का टाइम मिल रहा है, किसी को 9 महीने का टाइम मिल रहा है। सिर्फ वजह यह है कि हमारी इकॉनमी बर्बाद हो चुकी है। लोग कहते हैं कि जिस तरह भी हो सकते हैं, लीगल वे इनलीगल वे थे, बच्चों को बाहर भेजो यार, कम से कम पैसा भेजिए, हम इज्जत की ज़िंदगी तो गुजार सकें। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट नहीं कर रही। अच्छा। ना प्रमोटरों को कर रही है, ना प्रमोटरों का कोई शेड्यूल बना रही है, ना कोई ऐसी चीज़। अगर भुट्टो साहब रह जाते, अल्लाह उनको ज़िंदगी देता, ना जन्नत या की ज़द में आते, उनकी ना बनते निशाना उनकी ज़द का, तो आज आपका मुल्क आप भी कफील की शक्ल में होते और मैं भी कफील की शक्ल में बैठा था, इस्लामिक बैंक यहाँ पे बन जाता था। कहने का मतलब सिर्फ ये है सर, जब बुनियाद ही आपकी ठीक नहीं है तो आपकी पॉपुलेशन क्या करेगी। हम तो बेबस लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं, आप मुझे बताइए। क्या आप अपने बच्चों को जो बाहर जाके जो काम इन्होंने करना वो यहाँ पे करवाना पसंद करेंगे? बेशक हमें, अगर यहाँ पे देखें मल्टीनेशनल कंपनियाँ यहाँ पे हैं, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या किया हुआ है, जब जरदारी साहब पढ़े मल्टीनेशनल कंपनी को, उन्होंने जाके बांग्लादेश में अब जाके अपनी कंपनियाँ डेवलप कर ली। आपकी जितनी आपकी ये तो ये जो बातें हैं कि फलान मैं बता रहा हूँ, ईरान में सर, ईरान में मेरे दोस्त बैठे हैं, ईरान में जाकर उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं। और पाकिस्तान से मैं लड़के उनके पास भेज रहा हूँ काम करने के लिए। वो जो ईरान में क्यों लगाती हैं, उनको इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे सहूलतें होनी चाहिए, यहाँ पे सारा कुछ। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन जब आप बात की है ना इस बात के ऊपर, जब हम इतराज़ करते हैं कि यहाँ से लोग जाके बाहर क्यों लगाते हैं, तो फिर वो जो जिनको हम कहते हैं यहाँ आके फैक्ट्रियाँ लगाएं, वो क्यों यहाँ पे लगाएं, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद नाज़रीन मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे पर जाने से पहले नवाज साहब हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर हालात कैसे हैं और क्यों लोग बाहर जा रहे हैं। अब हम इनसे पूछते हैं कि कौन सा मुल्क पाकिस्तान के तलबा के लिए ख़ुसूसी तौर पर, फिर जो जॉब के लिए जाना चाहते हैं अरब ममालिक के अलावा, उनके लिए किस तरह से ये सहूलत हो सकती है, किस तरह से आसानी से कहाँ जा सकते हैं, और आने वाले दिनों में कौन से ममालिक पाकिस्तानियों के लिए बेहतर हैं। जी नवाज साहब। जनाब अच्छा, हमारे देखें बात फिर वही पे आई थी कि बंदे के बजट के मुताबिक। जी हमारा ये जो अफोर्डेबल बजट है वो देखें स्टूडेंट, मतलब मैं ये सवाल इसका चलें इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं इस तरह से। एक स्टूडेंट है, मतलब फ़र्क करें यहाँ पे उसने ग्रेजुएशन कर ली है, वो जाना चाहता है जॉब के लिए किसी दूसरी जगह या हायर एजुकेशन के लिए, ताकि दोनों काम उसके चल जाएं। एक तो उसकी तालीम भी आगे जारी रखे और साथ वो जॉब भी करे। शुरू में ये बात भी हुई थी तो कहाँ पे ज़्यादा बेहतर और कहाँ पे आसानी के साथ उसको एडमिशन भी मिल सकता है और जॉब के लिए भी उसके पास ज़्यादा टाइम हो। देखिए सर, इसके लिए ना हमने जो सजेस्ट की है ना, वो 3 कंट्रीज हैं। हाँ, टॉप लिस्ट में है रशिया। हाँ, रशिया में हम बंदे भेज रहे हैं स्टडी वीज़े पे। अच्छा। उनकी एजुकेशन सस्ती है। हाँ। और वहाँ पे जॉब भी मिल जाती है रशिया में। बच्चा अपने आप को अफोर्ड कर लेता है, प्लस जॉब मिलती है, हम जॉब भी लगवा के देते हैं। ठीक है। उसके अलावा किर्गिस्तान है। अच्छा। किर्गिस्तान में भी एजुकेशन सस्ती है। हाँ। बच्चे वहाँ पे जॉब भी, मेडिकल के बड़े स्टूडेंट यस मेडिकल के सारे वहीं पे जा रहे हैं क्योंकि सस्ती है ना, यहाँ पे मेडिकल अफोर्डेबल नहीं है ना। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका ये आज़रबाईजान। ठीक है। आज़रबाईजान में सेंट्रल एशियन जो 2-3 स्टेट्स जहाँ पे ज़्यादा होता है, बाकी किसी में आज़रबाईजान में बेशुमार आपके स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं। ठीक है। वो ऊबर चला रहे हैं, क्रीम चला रहे हैं, किसी गारमेंट की शॉप पे काम कर रहे हैं। मेरी अपनी वहाँ पे कंपनी है सर, बाकू में। ठीक है, मेरा एक बेटा वहाँ पे होता है। सही है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये अफोर्डेबल होती है स्टूडेंट के लिए। अब स्टूडेंट कहे कि मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहले तो 1,55,60 लाख रुपए की उसकी स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट वो उसके पास नहीं होगी। अगर उसके पास नहीं है तो उसका हमने ऑल्टरनेट क्या करना है, आप जैसे इन्वेस्टर हमारे पास हैं, ठीक है, उसका हम अकाउंट खुलाते हैं, उसमें पैसे खुलाते हैं, उसको 7% हम देते हैं। वो बेचारा कहाँ पैसे भरेगा। फिर उसकी फीस जो जमा होनी है वो होनी है 55 से 60 लाख रुपया। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया की आप बात कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की। अब हर बच्चा 60-70 लाख तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। जो जिनके पास नहीं बजट होता, फिर उनको हम मूव करते हैं रशिया, आज़रबाईजान, किर्गिस्तान और चाइना। अच्छा। चाइना में बेशुमार मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं वहाँ से, ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ मुझे बताइएगा कि ये जो जब आपने बात की ऑस्ट्रेलिया की, आपने कहा कि इतने की 1.5 करोड़ की उसकी बैंक स्टेटमेंट प्लस उसकी फीसेस 50-60 लाख जो भी है उसकी हमें जमा करवानी है। फीस तो जमा चलें जिस तरह से भी करा के कर ली। ये जो स्टेटमेंट है ये भी किसी इन्वेस्टर से लेके कोई बंदा कर लेता है, कोई स्टूडेंट कर लेता है, उसके वालिदैन कर लेते हैं,
तो फिर वो कोई रुकावट नहीं आती उसके बाद? जब उसकी आपने प्रोफाइल का पेड पूरा कर दिया, उसकी फाइल में जो जो रिक्वायरमेंट है, एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट, उनकी यूनिवर्सिटी की फीसें चलेगी हैं पे ऑर्डर की शक्ल में, हर चीज़ चलेगी, तो उन्होंने वीज़ा आपको देना ही देना है। अच्छा। मैंने बेशुमार स्टूडेंट मेरे वहाँ पे काम कर रहे हैं, जाके ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई भी कर ऑस्ट्रेलिया में, बड़ी अच्छी सैलरी दें सर, 18 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं वो। अच्छा, तो ये तो फिर बड़ा बेहतर काम है, यहाँ से आप कर करा के कुछ थोड़ा सा अरेंज तो करके ये लीगल नहीं, थोड़ा कैसे अरेंज करेंगे सर? हम 60 लाख किसी स्टूडेंट की फीस तो हम नहीं भर सकते ना, वो तो उसने भरनी है। अब हर बंदा 60 लाख लेके तो नहीं बैठा हुआ। सही है। उसका फिर अल्टरनेट हम देते हैं कि या चाइना चले जाओ या रशिया चले जाओ, जॉब वहाँ पे भी मिलेगी, वहाँ से फिर बैठ के अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लो आप। अमेरिका की क्या रेंज है? अमेरिका भी की सर यही रेंज तकरीबन वही, अमेरिका, कनाडा, यूके। आजकल सुना कि वहाँ पे यूके में, बरतानिया में हालात थोड़े से स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बेहतर नहीं है। जॉब्स की खाली पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है, हाँ, पूरी दुनिया ये के लिए। वो इंडियन स्टूडेंट भी वहाँ पे रुल रहे हैं। हाँ। मेरे 25 बच्चे वहाँ पे काम के लिए, हेल्थ केयर का मैंने उनका वीज़ा मंगवाया था, वर्क परमिट मंगवाया था। हाँ। अब हेल्थ केयर में मेरा एग्रीमेंट हुआ, मैंने उनको 2 साल का वीज़ा भी दे दिया, चले भी गए। 2 महीने उन्होंने काम किया और कंपनी ने पीछे से स्किप कर दिया सारा मामला। अच्छा। अब वो बच्चे वहाँ पे बेचारे टैक्स, उतनी सैलरी नहीं है सर जितनी यूके में टैक्स पड़ती है। बिल्कुल दुनिया में सबसे ज्यादा जो टैक्स लेने वाली कंट्री है वो बरतानिया है। बिल्कुल ठीक है ना। वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, और वो मुझे फिर पूछते हैं अंकल क्या करें, इसका ऑल्टरनेट बताएं। मैंने कहा बेटा सब्र शुक्र करो, तुम्हारी जॉब पे मैं अरेंज करता हूँ। किसी को मिठाई की जॉब पे लगाया हुआ है, हाँ। किसी को सर समोसे बनवाने पे लगाया हुआ है। ये लाइव बता रहा हूँ आपको चीज़। मेरे लड़के वहाँ पे, मैं आपको मूवी में भी शेयर कर सकता हूँ कि लड़के देखें समोसे बना रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, घरों में पैसे भेज रहे हैं, 5 लाख 6 लाख महीने का कमा के भेज रहे हैं। गए वो पढ़ने के लिए, लेकिन वो कैसे पढ़ेंगे जब तक वो उनके टैक्स ही पूरी नहीं कर सकते हो। इस लिहाज से अपनी फीसेस भी और घर वालों को भी पालना, वो लेके उधार लेके माँ बाप गए देखो ना किस तरह भेजती हैं। आप तो समझ सकते हैं कि यहाँ से कैसे कैसे पैसे इकट्ठा करती हैं और कैसे एजेंट से रात को देती हैं, कंसल्टेंट को पैसे देती हैं, यूनिवर्सिटीज़ के पैसे वो भरते हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें सर मिली जुली हैं। अफोर्डेबल जो होता है हम उसको पैकेज सारे रख देते हैं। तो ये जो वर्क परमिट का आपने जिक्र किया, बरतानिया में, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ये जिन ममालिक का आपने जिक्र किया, वहाँ पे आसानी के साथ ये उनके कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान को आते हैं जॉब्स के लिए, लोग यहाँ भेजते हैं कि जी आप इनको वर्क परमिट दे के भेजें? नहीं सर, इसका एक टीम वर्क होता है। मैं पाकिस्तान बैठा हूँ, उनका नुमाइंदा, ठीक है ना, वो वहाँ पे बैठे हैं, उनके साथ आपकी टीम आपके साथ लाइजन होगा, कनेक्टिंग होती है। वो कहते हैं ये डिमांड आई है, 10 बंदे इस स्किल के हमें चाहिए। हम फिर आगे एक ऐड देती हैं, अपने स्टूडेंट को ग्रुप बनाए होते हैं, ग्रुपों को भेजते हैं, वो फिर आगे हमसे रब्ता करने हैं। हम उनको कहते हैं यार ये पैकेज इतने का पैकेज है, इसमें आप चले जाएँ। तो वो फिर उसको करके सिलेक्ट, वो अपने उसके लिए तो किसी सरमायाकारी की जरूरत नहीं होती, उसके लिए किसी स्टेटमेंट की जरूरत है, उसके आपके पास स्किल होनी चाहिए। वर्क परमिट के लिए स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती, स्टडी वीज़े के लिए सर होती है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ आपने बड़ी ज़बरदस्त बताई है, क्योंकि आम लोगों को नहीं पता इस बात का, कि अभी आपने जो कहा कि रशिया के हवाले से वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए लोग जा रहे हैं और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और किस फील्ड में वहाँ पे रशिया में? थोड़ा सा ना यहाँ पे सियासी टच आ जाएगा, वो आपने मेरी बात चलानी नहीं चलेगी, कोई मसला नहीं, आप बताएं। अगर ये को जेल में ना भेजते, उसकी कुर्सी ना छीनते, तो आज आप रशिया का कि बेहतरीन दोस्त होते। रशिया के साथ बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए, पहले से बहुत बेहतर गया था ना मुआहदे, वो सारे इन्होंने रोक के ना अपनी मर्जी से चल रहे हैं। रशिया के लिए हमारा वीज़ा ऑन अराइवल होने लगा था, ठीक है। अभी वीज़े का रेट चल रहा है सर जी, यहाँ पे मांग रहे हैं वीज़े का जो रेट मांग रहे हैं 5-5, 6-6, 8-8 लाख रुपये मांग रहे हैं। वो वीज़ा हमारे लिए सिर्फ एक टिकट लो और जाके अपनी वहाँ पे एजुकेशन करनी है, एजुकेशन करो, काम करना काम करो। वो इस तरह के मुआहदे कर रहा था, वो इन्होंने सारा बेड़ा नहीं किया था सर, वो कर रहा था ना, इन्होंने करने नहीं दिया। रहा था कि बात आप कर रहे हैं, एक मुलाकात हुई थी उनकी, बहरहाल ये एक अलग इशू है, ये बेसिक चीज़ है सर। लेकिन मामला ये है कि रशिया के साथ हमारे तेजी के साथ, ना सिर्फ सेंट्रल एशिया जो है उसके साथ बड़े अच्छे इस तरफ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। ये बात आपकी ठीक है कि जो आप कह रहे हैं कि, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये वहाँ पे जॉब्स के लिए अच्छे मौके हैं, जो वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं बच्चे, ये जाए बेहतरीन है सर। तो क्या यूरोप है सर वो, और ये लोग ना इंसान है। हाँ, ये लोग इंसान है, ठीक है, मादरत के साथ, बड़ी मादरत के साथ। हम लोग इंसानियत से बाहर हैं, ठीक है। मुस्लिम कंट्री जितनी भी हैं इंसानियत से बाहर हैं, और जितनी भी कैसे हाँ, इसका पढ़ा लिखा जवाब है। आप गल्फ में चले जाएं, किसी भी गल्फ में चले जाएं, कि ये पाकिस्तानी है, मुसलमान है, ठीक है ना, इसको सारी जिंदगी तो आपने पेपर नहीं देने, रेजिडेंसी नहीं देनी। मैं इसका बड़ा लिखा जवाब दे रहा हूँ, ये मेरा चलाना नहीं, ठीक बात है आपकी, वो नहीं देते, इनको नेशनलिटी नहीं देनी, इनको अभी शायद यूएई ने कुछ सर नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ आपको एक कामा देते हैं, वो आपको वीज़े की शक्ल में देते हैं, नेशनलिटी नहीं देते। हाँ, लेकिन पीआर वो सर रेजिडेंस वीज़ा तो आप वैसे 2 साल का ले लें, वीज़ा रहे वहाँ पे।
आप किसी तरीके से चले जाएं। हाँ। ये गल्फ में आप अगर 2 नंबर तरीके से जाते हो ना, तो सबसे पहले 2 साल सजा, हाँ। उसके बाद लाइफ टाइम के लिए आई स्कैन करके आपको उन्होंने भेज देना वापस, ठीक कहीं है। भी आप गल्फ में एंटर नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है। आप 2 नंबर तरीके से, 6 नंबर तरीके से, 10 नंबर तरीके से हाँ हाँ इनलीगल एक्टिविटीज करके आप किसी भी यूरोपियन किसी भी छोटी सी कंट्री में घुस जाते हो। ठीक है। वो आपको अपनी पलकों में बिठाएंगे, आपको कहीं आए बिस्मिल्लाह, हाँ। आपका एक पेपर साइन करवाएंगे, आपको सैलम देंगे, आपको हॉस्टल देंगे, आपको काम की इजाज़त देंगे, यहाँ ये काम है, जहाँ मर्जी काम करो, ये वर्क आपको देंगे। ठीक है। आपके ठीक 6 महीने साल के बाद वो आपको पेपर देते हैं। रशिया में? रशिया नहीं, पूरे यूरोप में सर, कहीं भी चले जाइए, रशिया को छोड़ दें, मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ सर। इंसानियत इन लोगों में है। हाँ। रशिया में भी इंसानियत है, बेलारूस में भी है, यूरोप के जितने मशरकी ममालिक, यूरोप की आप बात कर रहे हैं? जितने या पूरे यूरोप की जितने बात? यूरोप की ममालिक है ना, ठीक जितने है। भी, जैसे 29 ममालिक तो होते हैं शेंजन में, हाँ। और उसमें 18 ममालिक हैं जो यूरोपियन यूनियन में है, ठीक है। शेंजन में नहीं है। ठीक है। इनमें से आप कहीं चले जाते हैं ना, आपको असैलम भी देंगे ना, आपको जेल भेजेंगे ना, आपके साथ जियत करेंगे, और आपको 6 महीने साल के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी बनवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप किसी भी मुसलमान के पास जाओ, आपकी वो धज्जियों खेड़ देगा, आपकी नस्ल को दे देगा नसीहत के यहाँ नहीं आना, जब भी जाना है उनके पास जाना, क्योंकि इंसान वो हैं, हम लोग इंसानों की शक्ल में भेड़िए हैं सर। लेकिन हमारे पास ये मैं मौके तो इधर ही मुसलमान है ना। कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ ओवरऑल सर। मैंने दुनिया घुमाऊँ, 120 कंट्री में खुद घुमाऊँ। मुझसे किसी की मौजूद की आप मुझे क्वेश्चन करें, मैं आपको क्लियर कट उसका जवाब दूंगा कि इसका बेसिक जो मामला है इंसानियत है। हमारे दीन, हमारा दीन सबसे पहले इंसानियत का दर्ज बिल्कुल देता है। दर्ज देता है। ठीक है, ठीक बात है। और हम मुसलमान सबसे पहले भेड़ियों को दर्ज देते हैं कि सबसे पहले जो साथ आपके मिला है उसको काटना है, उसका बेड़ा गर्क करना है, तो फिर आगे चलना है। ये तो ओवरऑल हमारी एक सर, मेंटालिटी है ना सर, आप तारीफ इसको उठा आप ये तो देखें ना, ये हमारी मेंटालिटी है। इसमें कोई अच्छी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत अच्छी है, ये नहीं अच्छी। इंसानियत मैं का वही दर्ज बता रहा हूँ हमारा कि मजहब तो देता है। हमारे अंदर जब हमें इंसान- उसको, अगर हम उसको इख्तियार करें, मैं भी करूं, आप भी करें, सारे करें, तो फिर है ना ये। सर हम कब करेंगे? जब हमें ऊपर से मोटिवेट किया जाएगा, हमारा एक स्केड्यूल बनाया जाएगा, हमें एक सिमेट्री में लगाया जाएगा। हमारी सिमेट्री क्या है सर? सुबह को मैं उठता हूँ, 20,000 मेरे घर का रेंट है, ठीक है, 40,000 मेरी सैलरी है, 6 मेरे बच्चे हैं, ठीक है। अब मैं उन बच्चों का सुबह का नाश्ता का खर्चा 500 रुपये का, मिनिमम 500 रुपये का खर्चा, बच्चों का 500 का खर्चा है। मैंने घर का रेंट भी देना है, मैंने बच्चों को स्कूल भी भेजना है, उनकी फीसें भी देनी है, राशन भी डालना है। मुझे बताइए, उसके बाद मैं करप्शन नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? सही बात है। ठीक है। मेरी बच्चियां जवान है, मैं आपके पास ले गया तो यार ये मेरी बच्ची ने, मैंने बड़ा मुश्किल से इसको पढ़ाया, कमेटियाँ डाल डाल के, इसको जॉब नहीं मिल रही। जवान बच्ची है, खुदा की कसम, रिश्तों के हाथों बैठी हुई है, रिश्ते नहीं मिल रहे सर अच्छे। अच्छा, मैंने सवाल ये किया था, पूछा ये था नहीं, वो फिर दिल दुखता है जब आप सवाल करते हैं ना, तो अंदर से इसके ऊपर रशिया के अंदर जो हालात है ना जॉब्स के, इसके हवाले से थोड़ा सा जरूर, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो देखने वाले हैं उनको पता होना चाहिए कि क्यों हम इस तरफ का सोचें, क्यों हम जाएं रशिया में, क्यों हम सेंट्रल एशिया में, चाहे काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान या दीगर ममालिक में, वहाँ पे हमारे लिए मौके क्या है और वहाँ पे एजुकेशन का जो एक्सपेंस है वो क्या है। इसके ऊपर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले नवाज साहब से हम पूछ रहे थे कि रशिया और इस साइड पे सेंट्रल एशिया और जितने भी ये मशरकी यूरोप के ममालिक हैं, इनके अंदर पाकिस्तानियों के लिए एक स्कोप बन रहा है और बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं, बहुत से एक स्टूडेंट्स के लिए, जॉब्स के लिए। इससे पहले हमारा रुख हमेशा से मगरब की तरफ रहा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ रहा, कनाडा की तरफ रहा, लेकिन अब इस तरफ ऑप्शंस खुल रही हैं। वो ऑप्शंस क्या हैं, आइए नवाज साहब से पूछते हैं। जी नवाज मिन्हाज साहब। जनाब अली जी फरमाइएगा, क्या अब हम क्यों जाएं, बच्चों को भेजें मॉस्को, बच्चों को भेजें रशिया में, काज़ाकिस्तान में, किर्गिस्तान में पढ़ने के लिए? क्या फ़र्क क्या है? फ़र्क सर मैं वही बता रहा हूँ ना, एक तो आपका मेडिकल का स्टूडेंट पाकिस्तान में नहीं पढ़ सकता, ठीक है, करोड़ से ऊपर उसकी एजुकेशन, लेकिन वहाँ भी महंगा हो गया। नहीं, वो इतना है कि की वजह से, यस, इतना है कि वो अफोर्ड करते थे। हमारी इकॉनमी सर तबाह हुई है, डॉलर महंगा नहीं हुआ सर, डॉलर पूरी दुनिया में सस्ता है सिवाय पाकिस्तान के। ठीक है, हमारी डिवैल्यूएशन हुई हमारी, यस, हमारी जो ना करेंसी नीचे आ रही है, डॉलर वहीं का वहीं खड़ा है। लेकिन फ़र्क तो पड़ा ना, हमने तो खरीद के डॉलर, इसीलिए तो हम अपने बच्चों को कहते हैं किसी ना किसी तरीके से बाहर निकल जाओ आप, ठीक है, जाके कम से कम घर का खर्चा तो चले, डॉलर कमाओ, डॉलर ना कमाओ, इतने पैसे कमाओ, डॉलर कमाएगा तो यहाँ पे होगा ना, अफोर्डेबल होगा। तो सर इसके लिए जो है ना बच्चों को भेजा इसलिए जाता है कि बच्चे साथ अपनी स्टडी कंप्लीट कर सके अच्छे तरीके से, ठीक है, और अपने आप को सर्वाइव करके वहीं पे अपना सेटलमेंट कर सके। अच्छा, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। मैंने जो सवाल किया था, मैंने इसलिए कहा था कि चूँकि आपने ऑस्ट्रेलिया का बताया, कनाडा का बताया, आपने यूएसए का भी बताया, बरतानिया का भी बताया कि वहाँ पे ये रेंज है। मैं कहता हूँ कि जी अगर एक बच्चे ने रशिया जाना है,
चाहे वो मेडिकल में जाना है या किसी भी मास्टर डिग्री के लिए जाना है, तो वहाँ पे क्या रेंज क्या है उसकी फीसेस की? उस उधर तो आपने बताया 50-60 लाख रुपया तकरीबन 40 से 60 लाख है जो मेरे इल्म के मुताबिक है। 40 लाख, 55 लाख, 50 लाख, 60 लाख, ये मुख्तलिफ मुल्कों के हवाले से और यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से ये इतना फ़र्क है ये। लेकिन इस तरफ जाता है बच्चा कोई, बाकी स्पॉन्सरशिप की तो वो उसकी स्टेटमेंट की तो हम बाद में बात करते हैं ना, स्टेटमेंट्स को छोड़ दें। लेकिन इस वक्त अगर हम बच्चे को भेजते हैं इन मुल्कों की तरफ तो कितना खर्चा है वहाँ पे? अच्छा देखें, आपने अच्छा सवाल किया, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है आपका। ये जो मुल्क है ना, इनके लिए स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती। सबसे पहली फैसिलिटी ये, बिल्कुल ठीक है। सेकंड फैसिलिटी ये है कि हम उनका स्टडी वीज़ा लगवाते हैं, किसी नॉर्मल कोर्स का। ठीक है। बच्चे को ये माइंडसेट करके भेजते हैं कि बेटा आपने करना तो मेडिकल ही है ना, क्योंकि अगर हम यहीं से आपका लैंग्वेज यहीं से मेडिकल का कोर्स कराएंगे तो आपकी फीसेस हमें बहुत ज़्यादा भरनी पड़ेगी। ठीक है। आपकी हम जॉब अरेंज करते हैं, वहाँ जाके आप अपना कोर्स कन्वर्ट करोगे मेडिकल में जाके। ठीक है। एक जब बच्चा वहाँ चला जाता है उसको सस्ता पड़ता है। ठीक है। अगर हम यहाँ से करके भेजते हैं हमें बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है। वो फिर यूनिवर्सिटी में जब कंटिन्यू होता है वो फिर साथ साथ जॉब भी मिल जाती है। अपना वो कोर्स चेंज करके वहीं से वो अपनी सैलरी में से निकाल के साथ साथ पैसे जमा कराता है यूनिवर्सिटी में और अपनी एजुकेशन को अफोर्ड करता है। ठीक है ना, ये इतना अफोर्डेबल हो जाता है बच्चे की जॉब से, जो भी वहाँ पे काम करेगा तो अपनी फीस रशिया में $700-800 बच्चे कमा रहे हैं। अच्छा, मतलब डॉलर में पेमेंट पैसे नहीं मिलते उनकी करेंसी में, लेकिन राउंड अबाउट हम तो डॉलर में बड़े आराम से $700-800 बच्चे वहाँ पे कमा लेते हैं बड़े आराम से। अज़रबैजान में बच्चे $2,000-3,000 निकाल रहे हैं इसके ऊपर, जो जिन बच्चों ने जाके गाड़ी खरीद ली अपनी, मतलब कैब चला रहे हैं, वहाँ पे कैब चला रहे हैं, बड़े आराम से $2,000-2500 की शक्ल में मिलते पैसे मनातों में उनको चलता मनाते वहाँ पे, लेकिन वो $2,500-2,000 बड़े आराम से सर्वाइव कर, घरों में अच्छे अर्निंग हो रही है उनकी, और वहाँ पे वो एजुकेशन भी अफोर्ड कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सर ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए ये पैकेज नहीं है। यहाँ पे कोई पाबंदियाँ उस तरह की तो नहीं है? नहीं सर, अभी पिछले दिन किर्गिस्तान में एक वाकया हुआ था, उसमें बड़ा वो किर्गिस्तान में हुआ था जी, किर्गिस्तान में हुआ जी, किर्गिस्तान में वो स्टूडेंट की पर्सनल झगड़ा था सर। लड़कियों का, वो तो एकदम से वहाँ पे पूरे का पूरे वो कबीला निकला है ना, जैसे ये पंजाब कॉलेज को जैसे बदनाम करने की कोशिश की गई, तो एक बच्ची को हाईलाइट करके तो उसको कितनी आग लगी पूरे पाकिस्तान में, कितनी हवा बढ़ी। और वो पाकिस्तान का मामला भी नहीं था वहाँ पे। यस, ये वो तो, और लेकिन वो मिस्री स्टूडेंट्स जद में आ गए हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट, जिनके में हमारी बच्चियों के साथ बहुत ज्यादती हुई सर। बड़ा लॉस हुआ, बहुत बड़ा लॉस हुआ है, आपको तो पता ही नहीं है। ये हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट जो है डिस्टर्ब हुए सर वहाँ पे हमारे। अब आना पड़ा एकदम से, सबको निकलना पड़ा वहाँ से, फिर जाना भेजनी पड़ी, फिर दोबारा उनको एक एक करके अभी चार्टर्ड तैयारी जा रहे हैं उनके, अभी उनको भेज रहे हैं दोबारा। तो ये लॉसेस होते हैं सर बहुत। जी बिल्कुल लॉसेस होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, मैं बात चूँकि ये कह रहा था कि ये वहाँ पे उनको कोई और मसाइल नहीं है? नहीं सर, नहीं। सिक्योरिटी का मसला, कुछ सर वो इंसान है, वो कौन से मुल्क, मुसलमान मुल्क है जहाँ में मसला होगा? सेंट्रल एशिया में तो मुस्लिम है आपका। नहीं, वो रशियन सारा स्टैंडर्ड रशिया में नहीं है, नहीं सारा स्टैंडर्ड यूरोपियन है सर वहाँ पे। आप सर्च कर लें, उनका जितना स्टैंडर्ड है यूरोपियन स्टैंडर्ड है। ठीक है, कोई मुसलमान स्टैंडर्ड नहीं उनका। मुस्लिम कंट्री में आप जब जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको चोरी चुकारी का, छीनने का डर खौफ होता है। अमन मान के हवाले से यूरोपियन कंट्री में, रशिया में, जहाँ पे भी आप जाते हैं, आप जेब में जो मर्जी डाल के ले जाए, आप रात के 1 बजे निकल जाए, मोबाइल आपके हाथ में या नहीं है, कोई इशू नहीं। अभी कोई इस तरह की पॉलिसी मेरे सुनने में आई थी कि जी के रशिया में नेशनैलिटी देने का सिलसिला जो वो स्पेशली वो शुरू कर रहे हैं, ये शुरू किया उन्होंने, वो क्या है? वो पॉलिसी है सर इनकी, वो पासपोर्ट दे रहे हैं हमें। उसके लिए वो हमारे जितने भी करीम है ना, स्किल्ड पर्सन करीम है, हाई एजुकेटेड बच्चे हैं, उनके लिए वो प्रोग्राम, अभी उनकी प्रोफाइल आ जाएगी हमारी वेबसाइट पे। वो कॉन्टेक्ट हो रहा था साहब का, मेरी मादरत के साथ। ठीक है, चले मैं ये सियासी बयान नहीं दे रहा, ठीक। ये एग्रीमेंट उनके साथ हो रहा था। मैंने बताया ना पीछे, मैं बोला हूँ कि ऑन अराइवल वीज़ा हमारा होने वाला था। ये सारी बेस वही से चलती आ रही है सर। ये हमें नेशनलिटी जो दे रहा है, ये इसकी वजह भी आपके खान साहब ही हैं जो वहाँ पे इसकी बुनियाद रखी है, और ये लोग आगे अल्लाह इनको तौफीक दे ये कर सकें। तो नहीं, अभी तो बहुत बेहतर हो गए पहले से ना, ग्रेजुअली वो, या चले हम आपके मुताबिक के जी के वहाँ से ये करके आए थे, चले वो करके आए थे, लेकिन उसको स्टॉप नहीं किया गया। हम देखते हैं कि हर रोज ये पॉजिटिव हो रहा है, बेहतर हो रहा है। अभी रिसेंटली बिल्कुल उनके वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पे आए हुए थे, आके करके वो भी एग्रीमेंट करके गए यहाँ पे। तो ये बेलारूस का वज़ीर-ए-आज़म, बेलारूस के आए हुए थे, वो एग्रीमेंट करके गए। हालात अच्छे हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह इनको तौफीक दे कि हमारी पॉपुलेशन के लिए ये कुछ करें सर, अपने लिए ना कुछ करें। अच्छा, एक पॉइंट और वो है कि जब हम बात करते हैं वहाँ से स्पॉन्सरशिप की, कि कोई अगर कोई किसी भी काम के लिए, कोई विजिट के लिए, कोई बिजनेस के लिए, कोई हम कहते हैं कि रेजिडेंस के लिए, या कोई स्टूडेंट्स के लिए
कोई स्पॉन्सरशिप वहाँ पे किसी का अजीज़ रहता है, किसी का भाई रहता है, किसी का कोई और कोई रिलेटिव रहता है, उनको वो स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, चाहे यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में या इन ममालिक में। यस, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी क्या होता उसके लिए सर ज़रूरी ये होता है कि बंदा वहाँ का सिटीजन हो, जिसने आपको स्पॉन्सर करना है, पासपोर्ट होल्डर हो, वो अपने घर का एड्रेस, घर की पूरा नक्शा देगा आपको, कोई उनके अपनी स्टेटमेंट देगा आपको, ठीक है, अपना बताएगा कि जी इस बंदे को मैं पाकिस्तान से बुला रहा हूँ, ये यहाँ पे आके कोई भी इलीगल एक्टिविटीज करता है, इसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, ठीक है। उसके बाद ये स्पॉन्सर लगा के उसकी यहाँ की प्रोफाइल लगा के वीज़ा जमा होता है। अब वो इसमें ये कंफर्म नहीं है कि एम्बेसी आपको वीज़ा देगी, ये उनकी मर्जी है एम्बेसी कि वो उसकी जो स्पॉन्सरशिप उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं हाँ, करते यस यस, डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर, उसका स्पॉन्सर इतना हैवी है एक्सेप्टेबल कि हम इसको वीज़ा दे सके, चले वीज़ा मिल जाता है आपको, किसी स्टेज पे आपको वीज़ा मिल जाता है। अब वीज़ा मिलने के बाद ये ज़रूरी नहीं कि वो आपको एंट्री देंगे, ठीक है, ये ज़रूरी है कि जिस बंदे ने आपको स्पॉन्सर किया है वो एयरपोर्ट के ऊपर आपको लेने के लिए है, आपकी गारंटी दे, देन आपको वहाँ पे एंट्री मिलेगी। अदरवाइज अगर आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, इमिग्रेशन आपको पूछती है जिसने बुलाया वो कहाँ पे है, ठीक है, आप कहते हैं मुझसे कॉल करता हूँ, वो फ़ोन ही नहीं उठाता, तो वो वापस भेज दें। मेरे जापान से सर 50 बंदे इस तरह वापस आए हैं। अच्छा, कि वो जिसने जापान का इतना स्ट्रिक्ट कानून है कि जिसने स्पॉन्सर किए अगर वो अपना आईडी वहाँ पे आके नहीं लिखवाएगा, इमिग्रेशन को नहीं देगा जी मैंने इसको बुलाया, मैं इसका स्पॉन्सर हूँ, सर सब चीज़ें उनके पास ऑनलाइन होती हैं, तो इसकी लाइबिलिटी मेरी इतने दिन के लिए यार है, इतने दिन बाद मैं इसको वापस भेजने का जिम्मेदार हूँ। अगर वो वहाँ पे जाके स्किप होती हैं, नहीं वापस आते, तो जिस बंदे की गारंटी होती है ना उसको कम से कम $50,000 के मुताबिक उसको जुर्माना होता है, इसलिए उसका वापस भेजना जरूरी होता है। इसी वजह से ये कोरिया और जापान के कवानीन आपको बता रहा हूँ मैं। इसी वजह से वहाँ पे लोग जिनके वो रिश्तेदार पहले से बैठे हुए हैं, हाँ, वो उनको स्पॉन्सरशिप नहीं भेजते क्योंकि जिम्मेदारी उनके गले में पड़ जाती है ना। वहाँ जाके किसी की नीयत के ऊपर क्या कैसा, हम हैं तो ऐसा ही ना कि वहाँ गए जाके उन्होंने कहा जी आ गया यार, चलो जैसे पाकिस्तान मजबूरी है ना, मजबूरी है क्योंकि यहाँ पे सर्वाइव तो है कोई नहीं। अब उसका हमारे पास अल्टरनेट क्या है, हम उसका रॉकेट साइंस जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल लफ्जों में, रॉकेट साइंस ये है कि हम वहाँ पे एक इवेंट बुक करते हैं, हम किसी से परचेजिंग करते हैं, आपके पास आपकी कंपनी है, वहाँ पे आपके पास आप जनरेटरों की कंपनी है, मैंने आपसे 10 जनरेटर खरीद लिए, ठीक है जी, मैंने खरीदने, तो मेरे साथ मेरे टेक्नीशियन आ रहा है, मेरा मार्केटिंग मैनेजर आ रहा है, ठीक है, मैं खुद साथ आ रहा हूँ, मैं 3 लड़के, मतलब बिजनेस वीजा हो गया ना, तीन लड़के इस तरह मैंने जोड़ने, और वो मुझे कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, कंपनी वहाँ पे जाके मैं स्किप हो जाता हूँ तो कंपनी मेरी लायबिलिटी की जिम्मेदार नहीं है, वो बिजनेस वीजा वो सर जब बंदे वहाँ पे चले जाते हैं जाके फिर वो अपने वीजे को कन्वर्ट करते हैं, एक लॉयर को लेके साथ उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करते हैं, उसकी फीस जमा करवाते हैं, उसका 6 महीने। क्या ये पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस ये हरकतें नहीं बनती? नहीं, लीगल की एक्टिविटीज बता रहा हूँ ना आपको। जब आप कन्वर्ट कर लेते हैं ना, आप इन टाइम जाके पैसे पे करते हैं उनकी गवर्नमेंट को, उनकी फीस जमा करवाते हैं वर्क परमिट की, तो ये इनलीगल एक्टिविटी नहीं है सर। नहीं, आप गए किसी और काम के लिए, यस, क्या कि ये कि मैं इतने दिनों के लिए जा रहा हूँ, मैं वापस आ जाऊँ, वहाँ जाके आप चाहे सियासी पनाह ले लेते हैं, चाहे कुछ और मामला करते हैं, देता वो, हाँ, वो उठा, किसकी बात कर रहे हैं आप? जापान की बात कर रहे हैं, ये दो कंट्री की बात कर रहे हैं, जापान और कोरिया। ये बड़े अच्छे लोग हैं सर, इतने अच्छे जापान के लोग हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इंसानियत इन लोगों से शुरू होकर इन्हीं में ख़त्म हो जाती है सर। अब वो काफ़ी डाउन हो गया उनकी मईशत जो थी, पहले एक टाइम था कि इंडस्ट्रियल हवाले से कि वो टॉप पे था, ठीक है, अब वो बहुत नीचे आ गया। इसकी क्या वजह है सर? जी आज भी जापान ही है सर। अच्छा, मेरे भेजे हुए लड़के वहाँ से 25-25 लाख रुपये महीने का कमा रहे हैं सर। जापान में वो गए हैं इसके ऊपर बिजनेस वीज़े के ऊपर जाके कन्वर्ट कराया, पैसे पे किए लीगल तरीके से, लीगल एक्टिविटी से उन्होंने अपना पे करके वर्क परमिट में कन्वर्ट कराया। आज वो बंदे बेहतरीन, वो गाड़ियों के शोरूम है उनके, गाड़ियों का काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में गाड़ियाँ भेज रहे हैं। चलें हम इसके ऊपर थोड़ा सा आगे चलते हैं कि हमें जो स्टूडेंट्स जिनको हमने भेजना है और उनके लिए हमें बेसिक क्वालिफ़िकेशन का, बेसिक उनके नॉलेज का और क्या ज़रूरियात हैं वो हम करते हैं बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बच्चे की कम से कम तालीम कितनी होनी चाहिए। हम अगर भेजना है अपने बच्चे को बाहर किसी मुल्क में पढ़ने के लिए तो किस एज में भेजना चाहिए ताकि वो जाके अपने लिए वो कुछ कर सके, पढ़ भी सके और कुछ कमा भी सके, ताकि अपना ख़र्चा उठा सके। क्योंकि हम ज़्यादातर पाकिस्तान में मिडिल क्लास लोग हैं और वही लोग इसके ऊपर सोचते भी हैं, वही लोग इसके ऊपर करते। बाकी जिनके पास पैसा है उनके लिए तो मसला नहीं है, वो जिस एज पे मर्ज़ी भेज दें, चाहे नर्सरी में भेज दें, चाहे
हायर एजुकेशन के लिए भेज दें, लेकिन मिडिल क्लास के जो फैमिलीज हैं उनका ये मसला होता है कि बच्चे की जो वहाँ पे फीसेस हैं आने वाले दिनों में वो कैसे पूरी करनी है। तो ये हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली मैं चाहता हूँ कि नवाज़ मिन्हाज साहब हमें बताएं कि किस एज के बच्चे को बाहर भेजने का सोचना चाहिए। जी नवाज साहब। सर इसमें डिपेंड एज नहीं करती, डिपेंड करती है उसकी क्वालिफिकेशन, ठीक है कि वो अगर उसने FSC कर ली है, हाँ हाँ उसके बाद उसका वीज़ा जो ना आप अप्लाई करें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब कुछ मतलब ग्रेजुएशन में वहाँ भी होगा। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद वो कोर्सेज होते हैं। हाँ हम क्या करते हैं, मैंने पहले पीछे भी आपको बता के हटाऊँ कि हम ये करते हैं कि बच्चा अगर मेडिकल में जाता है, अफोर्ड नहीं कर सकता, हम उसका सस्ता वीज़ा लेते हैं। ठीक है किसी लैंग्वेज कोर्स का, ठीक है, मैनेजमेंट का, होटल मैनेजमेंट का वीज़ा ले किसी भी मुल्क में या स्पेशली इधर की बात कर रहे हैं। किसी में ठीक है। जैसे मैंने रशिया का बताया आपको, किर्गिस्तान का बताया, बाकू का आपको बताया। हाँ हाँ वो फिर क्या करते हैं, बच्चे वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे जाके क्या होता है, यूनिवर्सिटी के साथ हमारी एक डील होती है कि ये बच्चा आपको इंस्टॉलमेंट में पे करेगा अपनी फीसिस, ये अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, इन मुल्कों में स्पेशली जो जब हम बात करते हैं चाइना की, सेंट्रल एशिया की, रशिया की, तो वहाँ पे बच्चे को भेजने से पहले अगर हम कोई 2-3 महीने का लैंग्वेज कोर्स यहाँ पे पाकिस्तान में करवा लें तो उसके लिए वहाँ पे आसानी नहीं पैदा हो जाती? नहीं, जो भी जिस मुल्क में भी जा रहे हैं वहाँ आप पूरी दुनिया में, मैं आपको पूरे वर्ल्ड का एक फार्मूला देता हूँ। आप दुनिया में कहीं भी उतरते हैं ना, आपको कोई लैंग्वेज नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, आप गूंगे हो जाए। सबसे बेहतरीन दुनिया में लैंग्वेज है गूंगे की। हाँ, इशारों की ज़बान। यस यस, वो फिर आपको खुद समझाएंगे सारी बात। ठीक है, और उसके बाद आपने सबसे पहले किसी कंट्री में जाना है तो उनकी आपने गिनती सीखनी है। सही है, ये बेसिक चीज़ है। आप उनकी गिनती सीख गए, ठीक है, उसके बाद आप कहीं पे भी मार नहीं खाते गिनती सीखने के बाद। गिनती आ गई आपको, सलाम दुआ तो आपको पहले 2 दिन में ही आ जाएगी ना, पहले 2 दिन में ऑटोमेटिकली सलाम। ये वो चीज़ें जो ऑटोमेटिकली बंदे के अंदर फीड होती चली जाती हैं। जिसे मिलना उसने बोला यार ये इसका क्या, पूछेगा बंदा यार इसका क्या मतलब, इसका मतलब है इसने सलाम की है और इसका जवाब कैसे दें, ये जो बोल रहा है ये जवाब है। ये बंदा 2-3 दिन में अपडेट कर लेता है बंदा। कंप्यूटर नहीं, यहाँ पे हर चीज़ फीड होती है सर। तो गिनती जो है ना आपने खुद फीड करनी है, गिनती आपको सीखनी पड़ती है पढ़ने। गिनती आ गई तो आपको समझ कि आपको 25% आप रिलैक्स हो गए अपने मामलात में। सलाम दुआ आस्ते आस्ते फिर आप बोलना शुरू हो जाएंगे कि मुझे इतनी चीज़ें ये चाहिए, वो जब वो चीज़ें चाहिए उसके बाद आपको वो वर्डिंग आपको याद करनी पड़ेगी। ये लैंग्वेज सीखना किसी भी कंट्री में कोई मुश्किल नहीं। पहले 3 महीने में होता है, मुश्किल होती है। उसी 3 महीने में उसने अपने आप को डेवलप करना है लैंग्वेज में, उसी 3 महीने में उसने अपने सोर्स डेवलप करने हैं, लिंक्स अपने अपडेट करने उसने, तो वो फिर वो बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है, वो पकड़े नहीं जाता फिर वो लेक्चर दे रहा होता है खुद। हाँ, वो जब उसको ज़बान लोकल आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे जब आप चाइना में जाते हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे चाइना की लैंग्वेज सेंटर तो बहुत सारे बने हुए हैं। यहाँ पे अगर आप पढ़ के जाते हैं, मैं तो इस हवाले से बात कर रहा था, तो उनको वहाँ पे तो इन मुल्कों में बेसिकली जो लैंग्वेज है तो वो तो एक तो इंग्लिश हो गई ना, लेकिन जो सिलसिला तलीम है, जो निसाब है, वो लोकल लैंग्वेज में है या इंग्लिश में सारा? देखिए दुनिया की सबसे जो फर्स्ट लैंग्वेज है ना पूरी किसी भी कंट्री के बाद, वो है इंग्लिश। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आप चले जाएं आपको इंग्लिश का सहारा लेना पड़ता है। इंग्लिश के उनकी जो भी लैंग्वेज है, लेकिन उनको भी इतनी वर्डिंग आ रही होती है कि आपको वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना, बेसिक चीज़ ये होती है कि आपको हॉर्न आनी चाहिए और उसके मुताबिक आप अपने आप को बड़े 3 महीने, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी भी जगह पे आप जाती है ना तो मैक्सिमम ये 90 डेज़ होते हैं बंदे को अपने आप को लैंग्वेज में हर चीज़ें अडॉप्ट करने के लिए। फिर वो बंदे को सारा जो ना उसका जाविया जो होता है, जोग्राफिया उसका क्लियर हो जाता है, वो बंदा कोई भी काम कर सकता है वहाँ पे। अच्छा, इन मुल्कों में, और मैं सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ अमजद भाई आपकी बात काटी। बताएं। लैंग्वेज पढ़ने से नहीं आती, बोलने से, लैंग्वेज ना सीखने से आती है, लैंग्वेज बोलने से आएगी। बोलने से आप जितना मर्जी बोलते रहे, मैं सीख रहा हूँ जी सीख रहा हूँ, मैं बोल नहीं सकूंगा जब तक मैं खुद नहीं बोलूँगा, मुझे लैंग्वेज नहीं आएगी। उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी बोलते जो आप, आहिस्ता आहिस्ता आपका तलफ़ुज़ ठीक हो जा रहा है। और वो वहीं पे आएगी जब जहाँ पे आप कंटिन्यू लैंग्वेज सुन रहे हो और उसका आप जवाब दे रहे हो, टूटा भजा जवाब दे रहे हो, वो कहेगा इस तरह नहीं इस तरह है, वो खुद ही आपको क्लियर करते जाएंगे इसका जवाब ये नहीं पता। मैं अज़रबैजान में रहा हूँ, मैंने कंपनियाँ बनाई हैं, तो आदरिया में काफ़ी हद तक आ गई थी, अब तो काफ़ी देर हो गई ना, तो चूँकि हम पंजाबी हैं तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मेरा बेटा बेहतरीन लैंग्वेज बोलता है आदरी वहाँ पे, तो उसने गया ही लैंग्वेज कोर्स में था वहाँ पे, तो वो ऊबर चला रहा है, बेहतरीन सर्वाइव कर रहा है अपने आप को।
ये इसका मतलब है कि वहाँ पे लैंग्वेज हमें सीखने की कोई ख़ास यहाँ से सीख के जाने की किसी भी जरूरत नहीं। जगह अच्छा, ना वहाँ पे जरूरत इन मुल्कों में जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, स्पेशली इन्हीं को आप जो कि डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे मेरे इल्म के मुताबिक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो फॉरेन स्टूडेंट्स वहाँ पे फॉरनर है ना, उनके लिए उन्होंने उन्हीं के मुल्कों से कुछ टीचर्स स्पेशली बुलाए होते हैं वहाँ पे उनकी स्टडी के लिए। कुछ लोकल भी होते हैं, लेकिन ताकि उनको कोई स्टडी में कोई अपनी तालीम में कोई मुश्किल ना हो, इस तरह का सिलसिला है वहाँ पे। इसका ये आपके लिए क्वेश्चन का ये बेहतरीन जवाब है, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। वो जितने उन्होंने टीचर बुलाए होते हैं ना, वो एक भी बुलाया नहीं होता, वो स्टूडेंट ही वहाँ पे टीचर बन जाते हैं, जो वहाँ से पढ़ते हैं। वो वहीं पे टीचर बन जाते हैं, और वहीं पे वो उनके ट्रांसलेटर भी होते हैं, उन्हीं के एम्बेसडर भी होते हैं। वो सारी फिर यूनिवर्सिटी को जो है ना, जिस कंट्री की यानी इंडिया की है तो इंडिया को उन्होंने अलग टीचर रखे हुए, इंडिया के, पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान के टीचर रखे हुए, ईरानी है तो ईरानी टीचर रखा हुआ है, नेपाल से लड़कियां लड़के आ रहे हैं, नेपाली टीचर है उनका, और वो वही स्टूडेंट ही टीचर उन्हें अडॉप्ट किए होते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। बहुत सहूलत हो जाती है। यस सर। तो मैं बताया ना कि वो जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए सहूलत ये होती है कि एक तो उनकी अपनी लैंग्वेज प्लस उनके साथ वहाँ की लैंग्वेज, वो फिर उनको समझने में जो 3 महीने में सीखनी है वो 1 महीने में अपने आप को स्टैंड कर। वहाँ की जो हमारी एम्बेसीज हैं वो किस हद तक फैसिलिटेट करती हैं स्टूडेंट्स को? देखें, हमारी जो वहाँ पे बैठे होती है ना हमारे एम्बेसडर्स, पाकिस्तान एम्बेसी के जहाँ पे भी जितने बैठे होती है, उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश होती है कि हम इनलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। ठीक है। किसी बंदे ने अगर इनलीगल काम किया ना तो उसको एम्बेसी प्रोटेक्ट नहीं करती। ठीक है। अगर आप इलीगल एक्टिविटीज़ में आपको कोई हर्डल आ रही है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसमें एम्बेसी आपका प्रॉपर साथ देती है सर, जो रियलिटी है। जो बंदा वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ में है उस पर वो इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि उनको पीछे से इंस्ट्रक्शन होती है, पाकिस्तान की बदनामी का मामला होता है। वो कह रहे हैं इसको जो है ना फौरी तौर पे जितनी जल्दी हो सके स्किप करो, और इसको आगे भी खबर को बाहर ना निकलेगी, ये पाकिस्तान ने ये किया, बदनामी का बायस बनेगा ना, उसको फिर वहाँ से सर डिपोर्ट कर देती है वो। ठीक। अच्छा, एक चीज़ आखिरी सवाल समझ लें इसको, वो है कि पाकिस्तान की हुकूमत को इस हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं उनमें क्या तब्दीलियां लानी चाहिए, क्या पॉजिटिव तब्दीलियां लाई जा सकती हैं और क्या होनी चाहिए? देखिए, ये सबसे अच्छा अहम एंड पे आपने सवाल जो किया ना, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले हमारे पाकिस्तान में स्कूल कॉलेजेस होने चाहिए टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के, ठीक है, जो गवर्नमेंट के हों सर। ठीक है। उनके अंदर एजुकेशन फ्री, टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड बना हुआ तो है, बना हुआ है सर जी, आप जाके देखें उसके हालात क्या है। कोई बंदा जाते नहीं है, सारे प्राइवेट में जाते हैं। ठीक है। मैं वही बताने लगा ना, इन्होंने नाम ने हाथ बनाए हुए हैं, सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं ये बैठ के, कोई उसमें प्रैक्टिकल नहीं है। आप जाके एक तो ये टेक्निकल एजुकेशन, मैं बता रहा हूँ ना, ये टेक्निकल एजुकेशन सबसे बेसिक चीज़ है। किसी भी कंट्री को आपने अगर उसको तरक्की करनी है तो उनके बच्चों को स्किल्ड बनाओ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ दे, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ इलाकों में उनके कॉलेजेस बनाए जाएँ, और उन्हीं के बच्चे वहाँ पे लेके तो उनको वहाँ पे स्किल्ड बना के, और बाहर की डिमांड भी गवर्नमेंट ले, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो। बिल्कुल ठीक है। वीज़ा के जितनी इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करे। बिल्कुल ठीक है। बंदे सर्वाइव नहीं कर, वो बच्चा जो सैलरी लेता है उस बच्चे को इस तरह पैकेज दे देंगे भी ये एक्सपेंस तुम्हारे आ रहे हैं, ये तुमने गवर्नमेंट को पे करने जाके इंस्टॉलमेंट की शक्ल में, साल में 2 साल में, ठीक है, बाकी पैसा बेटा अपने अपने घर भेजना। वो जो घर भेज रहा है वो भी पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे फरोग देगा, बिल्कुल मजबूत करेगा। ये पॉलिसी अगर हमारी गवर्नमेंट बना ले, 20 बार सर ये इंटरव्यू दे चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन हमारे जो जितने भी हुक्मरान हैं, जो आए हुए हैं या जिन्होंने आना है, ये हुक्मरान नहीं है सर, ये ठेकेदार है। इन्होंने टेंडर भरना होता है ऊपर वालों को, जिसने अच्छा टेंडर भर दिया वो आ गया। अब देखें नवाज, अगर ये पॉलिसी होती है, जो चलाना नहीं है, जब मैं तलब बातें करूंगा ना तो फिर वो आप रोक देते हैं मुझे। हकाई के ऊपर मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा था, अगर ये पॉलिसी आ जाती है, इसमें जो प्राइवेट कंसल्टेंट है तो उनका तो बिजनेस खराब हो जाएगा। पाकिस्तान कंट्री नहीं है, पाकिस्तान बिजनेस प्लेस है सर, मादरत के साथ। पाकिस्तान मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक बिजनेस प्लेस है, और इसी बिजनेस प्लेस के ऊपर मुख्तलिफ शक्लों में ठेकेदार बैठे हुए हैं, जो हैं तो पाकिस्तानी अपने आप को कहते हैं सिटीजन, लेकिन उनके बच्चे, उनकी जायदादें, उनका बिजनेस सारा बाहर है, आउट ऑफ कंट्री में। ठीक है, उनके लिए सिर्फ ये पाकिस्तान एक कब्रिस्तान की मानद है। ये मेरा मैसेज आपने चलाना है। ये जितने हमारे आपके ब्यूरोक्रेट्स लगा लें, जितने आप अपने हुक्मरान लगा लें, जो आने हैं या जो आए हुए हैं या जो चले गए आके, इनकी हिस्ट्री आप उठा के देख लें कि मेरी एक वर्डिंग में भी फ़र्क होगा तो सर मेरा सर कलम कर दें कि ये जितनी इनकी बच्ची हैं, जितनी इनकी बिजनेस है, जितना इनका रेवेन्यू सारा बाहर है, और यहाँ पे डंडोरा पीटते हैं पाकिस्तान को रेवेन्यू दो, पाकिस्तान। और यार तुमसे बड़ा भिखारी कौन होगा
कि जो मांगते बाहर से और यहाँ से इकट्ठा करके तुम खुद बाहर ले जाते हो। और हम लोग जो है हम घर के बिलों में फंसे हुए हैं, बच्चों की एजुकेशन में फंसे हुए हैं, कमेटियां डाल डाल के बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, वो भी हमसे सर्वाइव नहीं हो रहा। इन्होंने देखो ना हमारा इतना हमें आपकी तजवीज़ ठीक है, ये चाहिए ये कि सबको अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पाकिस्तान में करनी चाहिए और पाकिस्तान के लिए ही सोचना कैसे चाहिए। करेंगे? अगर पाकिस्तान में करेंगे तो पाकिस्तान हमें अवाम डेवलप होगी, अच्छे की तो इनको फिर इनको सर वो फिर वो जो मुराद मिलती है ना वो कैसे मिलेगी? जी आपका बहुत बहुत सैलाब का 1 मिनट मादरत के साथ, सैलाब के दौरान पाकिस्तान में जब सैलाब आता है, वो भी एक रॉकेट साइंस है, प्रोग्राम है, ये सॉफ्टवेयर है। सैलाब आता है और पूरी दुनिया आपको रेवेन्यू भेजती है, पूरी दुनिया आपको एड भेजती है, फंडिंग करती है पूरी दुनिया। और उसके आज भी कंबल जो है ना, आप गुलबर्ग में चले जाए, किसी ब्रांड पे चले जाए, 15-15 हज़ार का कंबल बिक रहा है और गरीबों को कुछ भी नहीं मिल रहा। सारे डोनेट में आए हुए हैं, ऊपर लिखा था, स्लिप लिखी थी सर कि ये डोनेट किया फलां मुल्क ने, ये डोनेट किया फलां मुल्क ने। आपकी बात ठीक है, हर जगह सर इसके ऊपर प्रोग्राम क्यों नहीं करते? ये इसके ऊपर हम एक अलग से प्रोग्राम आपके साथ कर सकते हैं और बोलने के लिए इतनी वोकैबुलरी है क्योंकि मैं एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हूं। यकीनन मुझे कोई शक नहीं इस बात पे, लेकिन इसके ऊपर एक डिटेल बहस हो सकती है। इस प्रोग्राम का असल में वक्त खत्म हो गया, मुझे बार बार इशारा किया जा रहा है कि जी के अब सर जी आप मुझे बुलाएं किसी पाकिस्तानी मौजूद के ऊपर, इंशाल्लाह करेंगे मैं आपको बताऊं ये हमारे ऊपर वाले करते क्या हैं। जी नाज़रीन, आपने नवाज़ मिन्हाज साहब की गुफ्तगू सुनी। यकीनन एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है और उनके जज्बात हैं, उनके ख़यालात वो किसी की हमायत में किसी के ख़िलाफ़ हो सकते हैं, हर शख्स के होते हैं, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए है। हम सब पाकिस्तान के लिए ही सोचते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।